क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि डिजिटल करेंसीज का ETF आ रहा है। तो इथेरियम ETF अप्रूवल एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन माना जाता है। तो नींव डल चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्स जब SEC को सबमिट किए जाएंगे, फिर SEC इसको रिव्यू करेगी और इसको अप्रूव करने के बाद ETF लाइव होंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हफ्ते का सफर इस बार। और धड़ाधड़ एक हफ्ते के अंदर ये अप्रूव हो गया। बिटकॉइन को आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी सिर्फ गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही सारी एक्साइटमेंट और ऑप्टिमिज्म है। जो इथेरियम की कहानी है वो बिटकॉइन से थोड़ा अलग है। तो ये सारी जो क्रियाकलाप थे ये बहुत ही सतही तौर पर थे, बहुत ही सरफेस लेवल पे थे, लेकिन अब ये नई गहराइयां पा रहे हैं। SEC अप्रूवल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो SEC का जो अप्रूवल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, टाइमलाइन फॉर मार्केट लॉन्च, एजुकेशनल एफर्ट्स नीडेड, इसके लिए हम आपको क्या क्या सीखने की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, स्टेक्ड इथेरियम ETF, तो उसमें इसका भविष्य क्या हो सकता है, मार्केट इंपैक्ट एंड इन्फ्लोज, तो इन्फ्लोज क्या होने वाले हैं, मार्केट इंपैक्ट क्या हो रहा है, और पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो राजनीतिक और जो रेगुलेटरी है, कंप्लायंस है, उसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, फ्यूचर ETF अप्रूवल्स, और बाकी की जो और डिजिटल करेंसीज हैं उनकी ETF का अप्रूवल होगा नहीं होगा, उसकी क्या संभावनाएं हैं। नमस्ते डिजिटल दुनिया के दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनीष और फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम डिकोड करेंगे डिजिटल दुनिया के सबसे गर्म टॉपिक्स। यहाँ आज हमारे पास एक बहुत ही विशेष एपिसोड है। SEC ने इथेरियम ETF को मंजूरी दे दी है और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे डिजिटल नेविगेटर अपूर्वा आज हमारे साथ हैं और ये हमको हमेशा की तरह समझाएंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। अपूर्वा, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर डीप डाइव करने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं अपूर्वा कि हमें ये बताइए कि SEC की मंजूरी का मतलब क्या है। ये जो 19B4 नियम का जो परिवर्तन है, उसका जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसका मतलब क्या है? तो मनीष, सबसे पहले जो हाईलाइट है, ये रेगुलेटरी माइलस्टोन है। तो इथेरियम ETF अप्रूवल एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है? क्योंकि SEC हमने हमेशा देखा है कि SEC बहुत ही कॉशियस होता है टू प्रिवेंट फ्रॉड और कस्टमर प्रोटेक्शन की वजह से। तो अमूमन हमने देखा है कि वो काफ़ी सावधान रहते हैं, काफ़ी वेरीफाई करते हैं, काफ़ी सोच विचार करके कोई ETF पास करते हैं। तो इसीलिए जब इथेरियम का ETF पास किया तो ये बहुत बड़ा एक क्रिप्टो करेंसी Web3 की दुनिया में माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि ये रेल रोड्स डाल रहा है फाइनेंशियल मार्केट को और क्रिप्टो मार्केट को मर्ज करने के लिए। तो ये एक पहलू है इसका। दूसरा, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था, उसमें बताया था कि 19B4 चेन प्रपोजल जो है, उससे क्या होता है कि क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि डिजिटल करेंसीज का ETF आ रहा है। हमने देखा जनवरी में बिटकॉइन आया और अब इथेरियम आया, राइट, मई में। तो उसके लिए 19B4 जो प्रोसेस है उसको स्थापित करना पड़ रहा है, राइट, क्योंकि डिजिटल असेट का जो फ्रेमवर्क है वो डालने के चक्कर में ये चेंज प्रपोजल बनाया गया है। तो ये एक दूसरा पहलू है। और ये तीसरा पहलू उसका जो है वो है कि ये प्रक्रिया दो भाग में डिवाइडेड है। तो एक है 19.4B और दूसरा है S1। तो नींव डल चुकी है पार्ट 1 जो 19.4B है, जहां पर इथेरियम को अप्रूवल मिल गया है, और पार्ट 2 है जो है S1। तो S1 का मतलब क्या होता है कि जो भी अप्रूव्ड ETF है, 8 ETF जो अप्रूव्ड हुए हैं इथेरियम के, उन सब को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है SEC को, जिससे SEC को पता चलेगा। तो S1 फाइलिंग से क्या होता है कि ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट SEC को जमा करना पड़ेगा इन 8 ETF को, और ये डॉक्यूमेंट दर्शाएगा कि क्या रिस्क है, ऑपरेशंस कैसे होंगे, और डिस्क्लोजर्स जो रिक्वायर्ड है ETF के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स जब SEC को सबमिट किए जाएंगे, फिर SEC इसको रिव्यू करेगी और इसको अप्रूव करने के बाद ETF लाइव होंगे, यानी लॉन्च किए जाएंगे और ट्रेडेड। S1 फाइलिंग जब SEC रिव्यू करके अप्रूव करेगी, उसके बाद में ETF लॉन्च होगा। तो ये एक तीसरा पहलू था। और क्विकली जो चौथा पहलू है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था, क्योंकि हफ्ते 10 दिन पहले तक वॉल स्ट्रीट, डिजिटल दुनिया, सब ने ये मान लिया था ये अप्रूवल नहीं होना है, तो ये फिर से अप्लाई होगा और फिर से ये प्रोसेस में जाएगा, और धड़ाधड़ एक हफ्ते के अंदर ये अप्रूव हो गया। तो लगता है कि बहुत सारे पेचीदगी से भरे हुए कॉनोटेशन हो सकते हैं, रेगुलेटरी हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना, जानना
बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड और रैपिड डिसीजन के पीछे कई सारे पहलू हो सकते। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि बेसिक जो फाउंडेशन था वो फाउंडेशन डल गया इस ETF के अप्रूवल की वजह से। रेल रोड बिछ गई है, बाकी की गाड़ियां जो पीछे से आएंगी अब वो इससे धीरे धीरे निकलना शुरू होंगी। दूसरी चीज थी कि ये एक जो 19B4 जो प्रपोजल था, तो उससे भी क्या हुआ है कि एक फ्रेमवर्क सेट हो गया है। तो दिस इज द फ्रेमवर्क, और पीछे की जो वही बात हुई कि जो पीछे की जो करेंसियां आएंगी तो उसमें शायद इतना बैक एंड फोर्थ नहीं होगा, और वो चूंकि फ्रेमवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो उसके थ्रू आगे की कार्रवाई जो दूसरी करेंसियां हैं वो उनके लिए आसानी होगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप S1 है, और जैसे ही S1 ये लोग फाइल करते हैं, ETF अप्रूव हो गया है लेकिन लाइव नहीं हुआ है, ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। जब वो S1 फाइल कर देंगे तो S1 फाइल होने के साथ साथ उसी समय ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और ETF लाइव हो जाएगा। जो चौथी बात आपने बोली, आई थिंक वो मेरे अगले सवाल का 50% आंसर है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और ये इसमें कई सारे पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी हो सकते हैं। और मेरा जो अगला सवाल वो ये था कि ये पहला कदम है, लेकिन ये इस निर्णय को इतने आश्चर्य की बात क्यों माना जा रहा है? वहीं से शुरू करते हैं, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के लिए जो रुझान है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तो जब हम पॉलिटिशियंस और वॉल स्ट्रीट दोनों की बात कर रहे हैं, राइट, तो दोनों ओर से रुझान बहुत बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये हॉट टॉपिक बन जाता है। दूसरी बात, ये आपके वहाँ जो इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो बिटकॉइन की शुरुआत जैसे हमने बताया था 2009 से हुई थी, राइट, तब से लेकर अब तक ये पेरिफेरी में था, डिजिटल करेंसी बहुत ही पेरिफेरी में। तो एक तरह से ये मेन स्ट्रीम में आ रही है क्योंकि इसको अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स एक साथ जुड़ रहे हैं। एक वर्ड आपने यहाँ पे यूज़ किया है, पेरिफेरी था, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि 2009 जब से ये सब डिजिटल दुनिया जो शुरू हुई, तो ये सारी जो क्रियाकलाप थे ये बहुत ही सतही तौर पर थे, बहुत ही सरफेस लेवल पे थे, लेकिन अब ये नई गहराइयाँ पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो एक जो दूरी जो रेगुलर फाइनेंस की और Web3 के जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी के ऊपर मेरा एक फाइनल पॉइंट यही था कि लग ऐसा रहा है कि SEC मोर एंड मोर ओपन और कंफर्टेबल हो रही है डिजिटल एसेट्स को मेन स्ट्रीम करने में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी। और इससे क्या हमको दिखता है कि ये छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन 25-30 साल में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की एक नई लहर आती। तो ये जो SEC अप्रूवल है ये दर्शाता है कि जो मेटा बोल सकते हैं हाँ, Web3 की दुनिया में तो मेटा ही कहा जाता है। तो ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी का एक नया मेटा है जी। बहुत बढ़िया। तो नहीं, आपने बहुत सही चीज़ें समझाई। इसमें दो चार पॉइंट्स जो मैंने नोट कर लिए थे उसमें कि हॉट टॉपिक्स तो है ही है आज के समय का ये, और चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी गहमा गहमी क्रिप्टो को लेके यहाँ की का जो राजनीतिक पटल है उस पर वो बहुत ही गहमा गहमी हो रही थी, और बड़ा अच्छे से समझाया आपने। और इसी को लेते हुए हमारा जो अगला सवाल है उस पर हम आ जाते हैं कि ये जो निर्णय था, आपने जाहिर सी बात है आपने फॉलो कर रहे होंगे मार्केट को, तो बाजार पर इसकी प्रतिक्रिया क्या रही? बाजार पर प्रतिक्रिया ये थी कि जितनी उत्साह मेरे आवाज़ में थी हफ्ते के सफ़र की, उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा उत्साह पूरे मार्केट में है। तो बहुत ही सारी एक्साइटमेंट और ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि ये गेम चेंजिंग हम शब्द बहुत इजीली और काफ़ी बार यूज़ करते हैं, बट कई मानों में ये एक्चुअल में गेम चेंजिंग पॉइंट है। अब 5 साल 10 साल 20 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो बिटकॉइन ETF अप्रूवल और इथेरियम ETF अप्रूवल ये माइलस्टोन्स माने जाएंगे। डिजिटल एसेट और फाइनेंशियल जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट है उनका मिलाप हो रहा है यहाँ। तो जी बिल्कुल एक पुल का काम करेंगे ये दो बड़े इवेंट्स। और दूसरी बात यह है कि ये भी दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी उत्सुक है ये मार्केट में घुसने के लिए। तो एक और ये पहलू है। और तीसरा पहलू है कि जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलने से, वो भी बहुत मज़ेदार है। और फाइनल चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि इससे जो इथेरियम की मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इथेरियम करीबन $4,000 के पास है
तो मुझे ये लगता है कि आने वाले 6-12 महीनों में हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हफ्ते का सफ़र इस बार। मार्केट एनालिसिस जो आप करते हैं, बिल्कुल उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अपूर्वा, अब थोड़ा रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं। बाज़ार में इथेरियम का ETF आ चुका है। आपको क्या लगता है कि इसके क्या उम्मीद आप करते हैं इसको लाइव होने की, कब इसकी ट्रेडिंग शुरू हो सकती है? तो जैसे हमने कहा था कि ये प्रक्रिया के 2 भाग हैं। तो एक 19(4) भी है और दूसरा भाग जो है वो S1 अप्रूवल। तो S1 अप्रूवल आने के बाद ही मोमेंटम दिखने को मिलेगा और मुझे ये नहीं लगता कि ये रॉकेट की तरह भागेगा ETF। ये जो प्रक्रिया है ये फंडामेंटल चेंजेस है, तो ये एम्बेडेड होंगे फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, हम अगर चेक करते हैं बिटकॉइन का जो S1 अप्रूवल है, तो वो अक्टूबर से जनवरी का टाइम था। तो उस वक्फे में, यानी अब मान लो 3 महीने थे, तो वही टाइमलाइन अगर हम एंटिसिपेट करते हैं तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर S1 अप्रूवल आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत इथेरियम ETF ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, बट हम ये मान के चल सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर दिखने को मिल सकता है। जी, बहुत 2-3 पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे से बताए। S1 अप्रूवल तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि एक तो समर में वैसे भी यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी एक US में थोड़ा सा एक मंदी आ जाती है। मंदी इन द सेंस कि जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ी सी मंदी आ जाती है। काफ़ी लोग छुट्टियों पर रहते हैं और उतनी जो सरकारी जो कामकाज है वो भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिव होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसका भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सितंबर में हो सकता है, सितंबर-अक्टूबर तक हो सकता है ये ट्रेडिंग इसकी शुरू हो सकती है। अगर मैं आपके जो आपने उत्तर दिया उससे अगर मैं कयास लगाऊं तो नहीं, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि देखो जून आ गया है, जून जुलाई अगस्त हम पकड़ कर देखते हैं, तो अगस्त सितंबर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तब तक आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने बिल्कुल फोकस्ड इस पे डिस्कस करी हैं। जो इथेरियम की कहानी है वो बिटकॉइन से थोड़ा अलग है, ये मेरा मानना है और शायद आप भी इससे मुत्तफिक होंगे। जो इसके एजुकेशनल जो कोशिशें हैं, जो इसके लिए लोगों को क्या सीखना होगा, उसमें आपका क्या कहना है? इसकी पूरी जो ETF की एजुकेशन होगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो मनीष, ये ETF की एजुकेशन की और हम नहीं जा रहे। वो तो क्या है कि एक बार ETF अप्रूव हो जाता है तो जैसे गोल्ड का ETF है, सिल्वर का है, तो उस तरह से ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हो। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आपने उसके पहले जो कहा, राइट, बिटकॉइन और इथेरियम, ये 2 बहुत ही अलग अलग पहलू है। तो अमूमन हम एक ढांचे में डाल देते हैं डिजिटल करेंसी को। तो कोई भी डिजिटल करेंसी हो तो हमको ये लगता है कि ये एक डिजिटल असेट ही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। लेकिन ये अब इन्वेस्टर को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी समझना होगा कि ये बिटकॉइन और इथेरियम के बीच का फ़र्क क्या। तो आप मुझे याद नहीं, एक आध पहले वाले एपिसोड में बात की थी कि बिटकॉइन जो है उसके लिए 2 उदाहरण लेंगे हम। तो एक जो ट्रेडिशनल उदाहरण है वो है गोल्ड, राइट। तो गोल्ड को जब डिजिटल गोल्ड कहा जाएगा तो वो बिटकॉइन हो जाता है। तो आप जो क्वालिटीज़ गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी, उसका फ्रैक्शनाइजेशन नहीं होता है और वो एक ही चीज़ करती है, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। और उसके दूसरे पहलू में इथेरियम है। तो आप इथेरियम को समझ लो बॉन्ड है, ट्रेजरीज है। तो ये यील्ड बेरिंग एसेट है। तो बारीकी बहुत सटीक है, लेकिन बहुत सारी पेचीदगी खुल जाती है इथेरियम के साथ, क्योंकि इथेरियम के अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है, डिसेंट्रलाइज फिजिकल नेटवर्क जिसके ऊपर हमने बात की थी, डीपीन, वो बन रहा है। NFTs है जो क्रिएटिव और गेमिंग की दुनिया के लिए। तो उसके इतने सारे पहलू है इथेरियम के। तो निवेशकों को, आपके मेरे जैसे और सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये पेचीदगियां समझनी पड़ेगी, तब जाकर वो यील्ड बेरिंग एसेट जैसे हम कहते हैं इथेरियम को, स्टेकिंग की वजह से। तो ये सब गहराई से समझने की चीज़ है। इसीलिए जो एजुकेशन एफर्ट है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जब वो ETF
में वो सब चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर आएंगे आने वाले समय में, तो उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और ETF के पहलू खोलने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये एजुकेशन इथेरियम क्या है और कैसे काम करता है इसको समझना। और फाइनल जो उदाहरण मैं दूंगा बिटकॉइन और इथेरियम को समझने के लिए, तो ये दो डिजिटल असेट्स तो है, लेकिन आप ये समझ लो ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग गोल्स को अचीव करना चाहते। तो अपूर्वा, जो मैंने समझा वो ये है कि जो इथेरियम और बिटकॉइन के ETF हैं, दोनों दो बिल्कुल अलग एनिमल हैं। और इथेरियम के शायद बिटकॉइन कुड बी लिटिल बिट मोर क्लोजर टू जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शायद उसके थोड़ा सा करीब हो सकता है। लेकिन जो इथेरियम है, इथेरियम के बहुत सारे इसमें जो कहना चाहिए अंडरलाइंग वैल्यूज हैं, इसमें स्टेकिंग है, इसमें NFTs हैं, इसमें सोशल मीडिया है। तो इनकी जो नुआंसेस हैं, ये नुआंसेस सीखने के लिए थोड़ा शायद इसमें एजुकेशन की ज़रूरत आएगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये शायद आपका कहने का मतलब था। बिटकॉइन को आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी सिर्फ गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स की बात करते हैं, ट्रेजरीज की बात करते हैं, तो वो डिराइव्ड वैल्यू उसके अंदर से बहुत सारे निकलते हैं। जैसे गोल्ड के ऊपर से ज़्यादा डिराइव नहीं होता। एक गोल्ड फिजिकल गोल्ड हो गया, एक ETF गोल्ड हो गया, ये दो ही पहलू है गोल्ड। उसी तरह से बिटकॉइन के भी दो ही पहलू है। आप सेल्फ कस्टडी कर सकते हो बिटकॉइन को, या ETF के माध्यम से आप उसमें निवेश कर सकते हो, राइट। लेकिन जब इथेरियम की बात आती है तो आप समझ सकते हो कि आप जो बॉन्ड्स है तो उसको ड्राइव करता है यील्ड फैक्टर, यील्ड फैक्टर से फिर ड्राइव होता है फ्यूचर्स, राइट। तो बहुत सारी पेचीदगियां खुल जाती है। तो उसी तरह से इथेरियम एक दूसरा जानवर है, तो उसको बिटकॉइन के साथ कंपेयर करना मुश्किल है। और इसीलिए ETF जब इथेरियम का अप्रूव हो रहा है तो ये लर्निंग कर्व का प्रोसेस निवेशकों के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और उसके प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स के लिए खुल जाता है। बहुत बढ़िया अपूर्वा, थैंक यू सो मच। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आने वाले भविष्य में जो स्टेक्ड इथेरियम ETF है, उसका दायरा क्या होगा? तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इथेरियम ETF सिर्फ इथेरियम का ही ETF है। तो जो इथेरियम का स्टेक्ड वर्जन कहा जाता है या स्टेकिंग जो कहा जाता है, बेसिकली स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि नेटवर्क चलाने के लिए आपको करेंसी स्टेक पे, दाव पे लगानी है नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए। अब वो जब आप दाव लगाते हो तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप ये समझ लो कि बैंक को आप जब डिपॉजिट देते हो तो आप अपना पैसा बैंक को चलाने के लिए दे रहे हो और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। उसी तरह से इथेरियम नेटवर्क को चलाने के लिए आपको इथेरियम डिपॉजिट करने पड़ते हैं और वो डिपॉजिट के सामने आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बन जाती है यील्ड बेयरिंग एसेट, राइट, इथेरियम। तो ये जो ETF है इसमें स्टेक्ड वर्जन शामिल नहीं है। तो आने वाले समय में हो सकता है अगर आपको स्टेक्ड इथेरियम भी उसका ETF वर्जन लॉन्च करना है तो उसकी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी और उसके पहलू जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो रेगुलेटरी कंप्लायंस क्लैरिटी आती रहेगी तो उसके साथ हमें पता चले। तो डेफिनेटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके लिए अलग होंगे और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी प्रोडक्ट प्रोवाइडर के लिए भी और SEC के लिए। तो बेसिकली अगर मैंने अपनी ETH स्टेक किए हुए हैं, दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द ETF जी। ओनली जो मेरी होल्डिंग है जी ETH की, वही सिर्फ हिस्सा बनेगी। तो अगर आपने मान लो इथेरियम खरीदे हैं और आपके नॉन कस्टोडियल वॉलेट में है, जी, राइट, आपके नियंत्रण में फुल्ली है और आपने कुछ नहीं किया, बस आपने उसको लॉक करके रखा हुआ है। उसी तरह से अगर आप इथेरियम ETF के द्वारा इथेरियम में निवेश करते हैं तो जो वो ETH आएंगे वो सिर्फ इथेरियम ही रहेंगे, उसके और कोई भी पहलू में इन्वॉल्व नहीं हो। तो अब देखिए, इस अगला सवाल मेरा शायद इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। वो ये है कि इथेरियम आ तो जाएगा बाजार में, इथेरियम का ETF बाजार में आ तो जाएगा, लेकिन क्या इसका प्रभाव क्या हो गया? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हैं। क्योंकि अभी आपने बताया कि जो स्टेकिंग वर्जन है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके तीन पहलू है, बहुत बड़े बड़े तीन पहलू हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इनफ्लोज की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमने हफ्ते के सफर में भी ये पॉइंट
टच किया था कि बिटकॉइन का मार्केट कैप ETF का आज की डेट में $60 बिलियन का है जी। और गोल्ड का मार्केट कैप ETF का 100 बिलियन के आसपास है। तो इथेरियम और बिटकॉइन को जब कंपेयर करते हैं डिजिटल एसेट की दुनिया में, तो करीबन 30% बिटकॉइन का मार्केट कैप का 30% मार्केट कैप इथेरियम का है। तो उसी गोला मेथड से जब हम कंपेयर करते हैं तो आप ये मान लो करीबन 20 से 30% का मार्केट कैप ETF का हो सकता है इथेरियम का। तो उस पैदान में आने वाले 6-12 महीनों में हम ये दे सकते हैं कि 12 से 18 बिलियन डॉलर का ईथ का इनफ्लो हो सकता है। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा, अब ये जो इनफ्लोज आएंगे तो उससे क्या होता है कि ये डोमिनो इफेक्ट है, तो मार्केट वैल्यू जो है इथेरियम की वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, राइट। और तीसरा पहलू है कि ये ETF और इनफ्लो की वजह से बहुत लेजिटिमेसी और कॉन्फिडेंस मिलेगा निवेशकों को, मार्केट को और बिल्डर्स को। तो ये 3 पहलू थे। मतलब अगर मैं मोटा मोटा ये कहूँ कि इस ETF की वजह से एक बुल रन शुरू होने वाला है, या यूं कहूँ कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है इथेरियम में, क्योंकि निवेशक बढ़ेंगे, इनफ्लो बढ़ेगा, और इनफ्लो बढ़ेगा तो चहल पहल बढ़ेगी, और चहल पहल बढ़ी है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ऑलरेडी 4000 क्रॉस कर चुका है इथेरियम। यही मतलब था मेरे ख्याल से। 4000 क्रॉस नहीं किया, 4000 के आसपास है, थोड़ा 4000 के आसपास है जी। तो मेरे ख्याल से मेरी समझ सही थी कि ये एक तरीके से बुल रन क्रिएट करेगा। आपके जो शब्द है वो सही मानों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि ये बुल रन की शुरुआत, क्योंकि सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि बुल रन का पता कब चलता है, या तो हम घुस चुके होते या ख़त्म होने के एंड पर होते, तब पता चलता है कि ये बुल रन था। तो ये कैवियट है, बट हाँ बिल्कुल सही कहा। तो मेरे ख्याल से इससे पहले कि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, मैं उनको यहाँ पर अपना डिस्क्लेमर है वो मैं देना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो हमारा जो ये पॉडकास्ट है, इसका पूरा पर्पस है आपको शिक्षित करना, आपको एजुकेट करना, आपकी जो क्रिप्टो, वेब3, ब्लॉकचेन की दुनिया के जो भ्रम है उन भ्रमों का निवारण करना, और जो आपके कुछ सवालात हैं उन सवालों का यहाँ पर हम जवाब देते हैं। आपको एक तरीके से सिखाते हैं कि इस पूरी दुनिया की जो पेचीदगियाँ हैं वो क्या हैं, उनको कैसे सुलझाना है। बस यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का। तो हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं भी नहीं, और अगर आपको निवेश करना है तो अपनी रिसर्च खुद करिए और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके आप सलाह लें अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपूर्वा, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमने करी थी इस पूरे एपिसोड की शुरुआत में, वो ये था कि ये जो मंजूरी मिली है ETF की, इथेरियम के, इसका राजनीतिक और नियामक असर क्या होगा, यानी कि पॉलिटिकल और रेगुलेटरी जो उसका इफेक्ट है वो क्या होने वाला है। इलेक्शन सर पर है तो इसके भी 3 पहलू है। तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटी बन जाती है ETF अप्रूवल के साथ इथेरियम, नंबर 1। दूसरा, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, और तीसरा है कि ये जो रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलने से स्टेबिलिटी मिल जाती है असेट को। तो ये 3 बड़े बड़े पहलू है। तो सबसे पहला जो कमोडिटी, राइट, तो ये दुविधा पिछले 5-7 साल से कॉन्स्टेंटली डिजिटल असेट्स के दुनिया में रहती है कि ये डिजिटल असेट्स को हम सिक्योरिटी की मानेंगे या कमोडिटी। क्योंकि अगर कमोडिटी मानते हैं तो उसके फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अलग होते हैं, और अगर वो सिक्योरिटी मानी जाती है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स रेगुलेटरी है वो अलग होती। तो ये क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल स्पीचेस या जो रेगुलेटरी स्पीचेस है तो हमें देखने को मिलता था कि कभी कभार वो कमोडिटी कहते थे, कभी कभार उसको सिक्योरिटी कहा जाता था। तो बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, यूजर्स को, किसी या निवेशकों को, किसी को भी पता नहीं था कि ये कौन सी करवट ऊँट बैठेगा। तो या तो ये कमोडिटी हो सकती है या तो ये सिक्योरिटी हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि ये दोनों हो। तो इसके साथ इथेरियम ETF अप्रूवल के साथ ये बड़ी वाजिब तौर पर क्लियर हो जाता है कि ये कमोडिटी है, ये सिक्योरिटी नहीं है। तो ये पहलू है। अब जो दूसरा पहलू है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो ये क्लैरिटी भी हमें मिल गई है कि पॉलिटिकल रुझान जो हमें दिख रहा है वो इसी दौर पर चल रहा है कि डिजिटल असेट्स आर गोइंग टू बी हियर फॉर लॉन्ग टाइम, और ये फाइनेंशियल मार्केट जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट है उसके
साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि अब रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलने से क्या हो जाता है कि मार्केट स्टेबल हो जाता है। तो हमने पिछले 10-12 साल में जो उतार चढ़ाव देखे, पल में तोला पल में माशा, तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी मिलने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को। बहुत बढ़िया, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था इसका कि तीनों पहलू बहुत ही इम्पोर्टेंट थे कि स्टेबिलिटी तो मिलती है इससे, और जो क्लैरिटी मिली है कि ये सिक्योरिटी नहीं, ये कमोडिटी है। और जो दूसरी बात वो ये कि ये एक मैसेज, इसका अप्रूवल एक मैसेज देता है कि जो डिजिटल एसेट्स हैं, जो डिजिटल करेंसीज हैं, दे आर गोइंग टू बी हियर फॉर लॉन्ग टाइम। दे आर नॉट, ये कोई फर्जी बातें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इसको सिरे से नकार दिया था और समझ भी नहीं पाए थे वो, लेकिन और ना ही समझने की शायद कोशिश करी हुई उन्होंने, और बड़ा ही उसका एक अलग ही दिशा में चली गई थी वो चर्चा। तो ये तीन पहलू आपने बड़े अच्छे से समझाए। अपूर्वा, धीरे धीरे हम अपने पड़ाव के अंत तक आ गए हैं इस एपिसोड के, और हमारा आखिरी सवाल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, वो ये है कि भविष्य में जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको मंजूरी मिलने की क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? आपको क्या लगता है, आपके पर्सनल थॉट्स क्या है इसके बारे में? तो सबसे पहली बात है कि प्रेसिडेंट सेट हो गया है बिटकॉइन और इथेरियम के अप्रूवल के साथ कि ये मुमकिन है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी जो है वो, जैसे हमने बात की पहले, रेल रोड्स बिछना शुरू हो तो पीछे से गाड़ियां आएंगी, जरूर आए। तो ये मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि चाहे सोलाना हो या डॉज कॉइन हो, इनके ETF भविष्य में आ सकते हैं। क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उनके लिए क्या होगी, क्योंकि ये हमने बिटकॉइन और इथेरियम को कमोडिटी का स्टेटस मिल गया। हो सकता है कि सोलाना को सिक्योरिटी का स्टेटस मिले, क्योंकि उसके जो सेंट्रलाइजेशन रिस्क है वो काफ़ी बड़े हैं। और अगर टाइम फ्रेम लेते हैं ना, तो इथेरियम 2015 से एक्टिव है नेटवर्क, बिटकॉइन 2009 से एक्टिव नेटवर्क है, सोलाना 2020 से है। तो अभी उनके फलने फैलने और बढ़ने में टाइम लगेगा, और वो कैसे डेवलप होता है उसके साथ उसकी रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स भी क्लियर होगी। तो वो दर्शाएगी कि ये कौन से सेगमेंट में जाएगा, सिक्योरिटी की तरफ जाएगा या कमोडिटी की तरफ। तो ETF आएंगे, लेकिन उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और कौन से ढांचे में आएंगे, वो समय के साथ पता चले। बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं ये समझूं कि जो आने वाले ETFs हैं दूसरी डिजिटल करेंसीज के, ये उनके खुद के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को कितना सिक्योर रखते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, और उसी तरीके से उनका खाका क्रिएट होगा और उसी तरीके से उनका जो फ्यूचर है ETFs का वो डिसाइड होगा। तो अपूर्वा, ये आज की जो चर्चा थी ये बहुत ही मेरे हिसाब से ज्ञानवर्धक थी। इंटरेस्टिंग तो थी लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक भी थी। इथेरियम ETF की मंजूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रही है। और दोस्तों, आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट करके। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ। Web3 और क्रिप्टो पर अधिक जानकारी के लिए आप डिजिटल दुनिया से जुड़े रहें और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में हमसे जुड़े रहें। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।